नमस्कार। पूरे विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छा विषय मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं और आशा करता हूं पूरे विश्व के लोग और 7 समुंदर पार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जो भी आप सुन रहे हैं, आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कई लोगों की शंकाओं का समाधान हो सके। आप देखेंगे पूरा साइंटिफिक और मैथमेटिकल रूप से कितने बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप बड़े प्यार से समझिए अगले 5-6 मिनट में। देखिए, हमारे खगोलीय शास्त्र में की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बहुत प्रमुख रूप से बताए गए हैं। 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र गंड मूल संज्ञक नक्षत्र माने गए हैं और उनकी पहचान कैसे होती है, उनका जोड़ा होता है। जोड़ा किस प्रकार होगा और कौन कौन से ग्रह इनके स्वामी होंगे या किस ग्रह का साइड इफेक्ट होगा, आपको उसकी हानि क्या है और लाभ क्या है, सभी बातों को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है सबके लिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अश्विनी नक्षत्र। पहला नक्षत्र है, इसका स्वामी होता है केतु। लेकिन ये केतु का नक्षत्र अश्विनी तब तक अधूरा है जब तक इसके साथ में रेवती नक्षत्र का जोड़ा हम बैठा नहीं देंगे। आप ये समझिए कि एक गोल सर्किल है, उस गोल सर्किल में 27 नक्षत्र हमने स्थापित किए। ये 2 नक्षत्र रेवती और अश्विनी दोनों एक साथ हैं और इनका संयोग है और जोड़ा है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध, यानी कि जो रेवती नक्षत्र में जन्म लेगा उसके जन्म समय में बुध की महादशा होगी और अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म होगा उसकी केतु की महादशा होगी। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 27 आता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अश्विनी नक्षत्र से 9वां नक्षत्र गिनते हैं तो अब आप सुनिए। आइए, श्लेषा और मघा, ये 2 नक्षत्र आए। श्लेषा का स्वामी बुध और केतु मघा नक्षत्र का स्वामी है। ये 2 नक्षत्र का जोड़ा है। इनसे फिर 9वां नक्षत्र आइए। मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का स्वामी बुध और धनु राशि में मूल नक्षत्र है जिसका नाम ही मूल है, ये इसका स्वामी केतु है। और यहाँ से फिर 9वां स्वामी सर्किल में रेवती और अश्विनी फिर आ जाएंगे। इस प्रकार बुध और केतु इन्हीं का संयोग है। महादशाओं को जब हम याद करते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है आचंभोरा वृष बुकेशु आदित्य की महादशा। ठीक इसी प्रकार जब हम अश्विनी से गिनते हैं, अश्विनी पहला नक्षत्र है, वहां से केतु की दशा शुरू होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 6 नक्षत्र हैं और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जो गंड मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, ये मूल नक्षत्र एक प्रकार की छाया है और इसके जो 4 चरण हैं, इन चारों का फल अलग अलग होता है। संसार के अंदर नियम ये है कि प्रथम जो चरण है वो स्वयं के लिए कष्टकारक होता है। अश्विनी नक्षत्र में खास तौर से माता के लिए भी कष्ट होता है एक चरण में, और एक चरण ऐसा है जो पिता के लिए कष्टकारक होता है। लेकिन एक चरण ऐसा भी बताया है कि उसमें जन्म लेने वाला बालक राजा ही होता है सीधा। उदाहरण दूं मैं आपको, अभी अभी एक राजा बना है इंग्लैंड के अंदर, ऋषि सुनक,
वो भी गंडमूल नक्षत्र में ही पैदा हुआ है। तो राजयोग या राजा जैसे आचरण करना या राजतुल्य सुख भोगना या राजाओं की तरह से उसके सारे क्रियाकलाप होते हैं, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, नौकर चाकर और प्रतिष्ठा, और वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क एज ए किंग। वो राजा होते हैं, राजा होते हैं। अब आइए, ज्येष्ठादौ मात्रम हंति, ज्येष्ठा नक्षत्र सबसे कष्टकारक माना गया। ऐसे बालक जीवन में अशांत मन के और शत्रुओं को नष्ट करने वाले, लेकिन माता पहला चरण में जन्म लेने वाला माता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा करता है। आपने देखा होगा सिजेरियन कुछ बच्चे होते हैं, माता के लिए कष्टकारक होते हैं, जन्म समय में माता की मृत्यु के समान कष्ट प्रदान करते हैं। द्वितीय चरण में पिता के लिए, तीसरे चरण में स्वयं के लिए, लेकिन एक चरण, चौथा चरण मूल नक्षत्र या ज्येष्ठा हो, राजा के समान वैभव, चौड़ी छाती वाले और बड़े विराट स्वरूप, दर्शनीय स्वरूप, और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तर्क वितर्क करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं और किसी भी कार्य से डरते नहीं हैं। ये मूल नक्षत्र का विशेष फल है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं इस बात से कि बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, तो मेरा परामर्श है उसको मूल शांति को टालना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके माता और पुत्र को कई प्रकार के पत्ते, 27 पत्ते, 27 कंकड़ और 101 छेद किया हुआ घड़ा, उसमें जल लेकर के 27 अलग अलग स्थानों का उससे स्नान कराया जाता है माता को और उस संतान को जो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुई है, तभी उस मूल शांति का दुष्प्रभाव खत्म होता है। इसके साथ साथ 27,000 जाप अगर आप करते हैं तो उस बच्चे के जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ या दाम्पत्य जीवन में या संतान संबंधी बाधाएं, परेशानी या नौकरी, व्यापार तथा शारीरिक कष्ट या पितृदोष जैसी समस्याएं जीवन में नहीं आती, ये बहुत स्पष्ट है। अब आप देखेंगे जो जोड़ा मैंने बताया था इन मूल नक्षत्रों का, रेवती अश्विनी, बुध और केतु दोनों के स्वामी हैं। आगे बढ़िए, श्लेषा और मघा इन दोनों के स्वामी बुध और केतु। अब आगे बढ़ते हैं, ज्येष्ठा और मूला, बुध और केतु, ये जोड़ा है। तो केतु जो ग्रह है और बुध जिसका स्वामी है, जो सर्प देवता हैं, सर्प इनके स्वामी हैं। केतु जो है, जब हम कुंडली में देखते हैं तो केतु सर्प का कारक बताया गया है। अगर किसी कुंडली में केतु खराब है तो वो समझ लो सांप का भय, बिच्छू का भय, कुत्ते से काटना, ये केतु के दुष्प्रभाव परिणाम होते हैं। और पितृदोष के लिए यही कारण है कि पिंडदान, तर्पण, पितृदोष आदि की शांति करानी चाहिए। ऐसा करने से उस बालक के जीवन में होने वाली रुकावटें और बाधाएं नहीं रहती। मूल शांति का जो मंत्र जाप 27,000 करते हैं, उससे बच्चे की जो मूल की छाया पड़ने वाली दुष्प्रभाव, बुरी छाया है, वो नहीं रहती। कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करता, मूल शांति का जो दुष्प्रभाव है वो मानसिक रोग उत्पन्न करने वाला या पेट के रोग पैदा करता है या मिर्गी अथवा मस्तिष्क विकार या पेट के रोग। केतु कैंसर का भी कारक है। कैंसर जैसी व्याधियों से जो पीड़ित होते हैं वो समझिए केतु का दुष्प्रभाव होता है। केतु को ट्यूमर माना गया है ज्योतिष में। विद्रधि, फोड़ा जिसमें रिसाव होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे मूल शांति की छाया जिन पर ज़्यादा है, ज़्यादातर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है
श्लेषा नक्षत्र में। श्लेषा कौन है? जिसमें कर्क राशि आती है और चंद्रमा उसका स्वामी होता है। मैंने अधिकांश पिछले 50 वर्षों में अध्ययन किया कि कर्क राशि वाले बालक, कई बच्चे मैंने देखे मस्तिष्क में, जीभ में या गले में प्रॉब्लम, वोकल पाइप खराब है, वो बोल नहीं पाते, या मस्तिष्क में न्यूरोसर्जन बताते हैं किसी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डेड हो चुके हैं या वो काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझिए वो श्लेषा नक्षत्र का अगर बालक है तो उसकी ये प्रॉब्लम है। मेडिकल साइंस को ज्योतिष के साथ कोरिलेट करने के बाद मैं इस अध्ययन पर, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है, जो एक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक की कर्क राशि होगी, चंद्रमा स्वग्रही होगा, लेकिन अगर छठा, आठवां, 12वां चंद्रमा है तो अल्पायु करता है। फिर भी अगर मूल शांति कराते हैं तो उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अलावा मैंने देखा है कुछ बच्चों को बचपन से ही अगर मूल शांति नहीं हुई, दुष्प्रभाव देखने में आया है। कुछ अभक्ष्य पदार्थ, कई बच्चों को खान पान की, अपने बातचीत की और क्या क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी चीज कर बैठते हैं। मैंने देखा कुछ बच्चे 10 और 12 साल, 15 साल की उम्र तक पड़े रहते हैं निर्जीव की समान, और अपने मल की जो क्रियाएं हैं उन पर भी ध्यान नहीं दे पाते। कैसे बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना है, वो नहीं बता पाते। ये चंद्रमा के साइड इफेक्ट हैं, खास तौर से कर्क राशि के लिए। लेकिन वृश्चिक राशि भी गंडमूल नक्षत्र में आती है, ज्येष्ठा नक्षत्र की, इसके भी साइड इफेक्ट ठीक इसी प्रकार होते हैं। नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अशांति और नकारात्मक विचार। ऐसे व्यक्ति अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता। लेकिन एक प्लस पॉइंट तो होता ही है कि नीच का चंद्रमा जहाँ होगा उससे ठीक सप्तम भाव उच्च दृष्टि होगी। यही कारण है ऐसे बालक राजा भी बनते हैं। एक प्लेस खराब है तो दूसरा भाव कुंडली में इतना ऊंचा होगा कि शायद जीवन में इतना बड़ा सुख प्रदान करता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। मैंने सिर्फ विश्लेषण बताया। और धनु राशि वाले जिद्दी स्वभाव के, बहुत मनमोजी और सब के ऊपर दया करते हैं, धार्मिक होते हैं। अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अगर गंडमूल शांति नहीं हुई है तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि जो भी माता पिता शिक्षित हैं, बुद्धिमान, गुणवान, सभी लोग, पढ़े लिखे लोग वीडियो देखते हैं और उन्हीं की पढ़े लिखे लोगों की डिमांड पर मैंने ये सब्जेक्ट तैयार किया है, ताकि आप सभी को इसके होने वाले दुष्प्रभाव का पता चले और आप इसकी रेमेडी को जरूर करें और उपाय करके आप आने वाली उस संतान के भविष्य को सुरक्षित कर सकें, ताकि हमारे देश में कोई इस प्रकार की परेशानी भुगतने वाला कोई बच्चा ना हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। धन्यवाद, नमस्कार।